नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर बड़ी बैठक इस समय हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बैठक की बुलाई। शीतकालीन सत्र का आयोजन होगा, कब और कहां पर यह आयोजन होगा, इसी को लेकर फैसला। बैठक में सीएम धामी, प्रेमचंद अग्रवाल भी शामिल होंगे। बीएसपी विधायक दल के नेता मोहम्मद भी शामिल होंगे इस बैठक में। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, कब और कहां यह आयोजन होगा, उसी को लेकर यह फैसला। विधानसभा भवन उत्तराखंड, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बैठक की बुलाई है। बीएसपी विधायक दल के नेता मोहम्मद भी होंगे इसमें शामिल और तमाम राज्य के दिग्गज नेता चेहरे इसमें शामिल होंगे। बैठक में आगे की रूपरेखा कार्यक्रम को लेकर तैयार की जाएगी। रितु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने ये बैठक बुलाई। शीतकालीन सत्र का आयोजन। शीतकालीन सत्र में आपने देखा होगा तमाम मुद्दे उठते हैं, जमकर सियासत होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हावी भी रहते हैं। सहयोगी हितेश लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। हितेश, बैठक को लेकर ताजा अपडेट क्या है? क्या बैठक शुरू हो चुकी है? बैठक में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? जी, आज 3 बजे जो विधानसभा के अध्यक्ष है रितु खंडूरी, उन्होंने सर्वदलीय बैठक आज बुलाई है। उसमें सभी दल के विधायक इसमें आज मौजूद रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत तमाम विधायक इसमें मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो निर्दलीय विधायक हैं उमेश कुमार शर्मा, वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गैरसैंण की जो विधानसभा है और देहरादून की जो विधानसभा है, दोनों ही विधानसभा में अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली है और आज इस बैठक को आहूत होने वाली है। और जो विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी 3 बजे इस बैठक में सम्मिलित होंगी। जी, लेकिन बैठक में सीएम धामी भी शामिल होंगे और तमाम दिग्गज मंत्री भी होंगे। तो शीतकालीन सत्र को लेकर क्या कुछ अलग इस बार रूपरेखा तय की जा रही है क्या, हितेश? जी बिल्कुल, देखिए शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष हमेशा से ही सत्ता पक्ष पर हमला करता आया है, क्योंकि गैरसैंण की जो विधानसभा है वो हमेशा से ही सूनी रह जाती है। तो उसको लेकर विपक्ष ने जो हमला किया है, उन्होंने कहा कि गैरसैंण में इस बार जो शीतकालीन का जो सत्र है वो गैरसैंण में होना चाहिए। लेकिन इस बार जो सत्र है वो लगभग जो देहरादून की विधानसभा है यहीं पर आहूत होने वाला है और इसकी जो तारीख है वो आज तय हो जाएगी। और जो राज्य का स्थापना दिवस है उसके बाद में शायद जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है वो शुरू हो जाएगा। जी, आपने गैरसैंण जिसका जिक्र किया, देखिए हर एक चुनाव में भी ये मुद्दा रहता है। गैरसैंण के नाम पर तमाम राजनीतिक पार्टियां वोट भी मांगी, लेकिन आज तक वहां के लोगों को वो मिल नहीं पाया जो लोग चाहते हैं, वहां की जनता जो चाहती है। क्या लग रहा है कि शीतकालीन सत्र में कुछ उस पर फैसला संभव है क्या, हितेश? जी बिल्कुल, देखिए गैरसैंण को राजधानी बनाकर जिस तरीके से सियासत को बदला गया है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से गैरसैंण में बहुत कम सत्र देखने को मिले हैं, जो वहाँ के मुद्दे हैं, जो वहाँ के आम जन के जो मुद्दे हैं, शायद वो देहरादून की विधानसभा में उठाए जाएं और उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं इस बार रितु खंडूरी अमल कर पाए। तो कहीं ना कहीं यही है कि जो देहरादून में विधानसभा सत्र इस बार जो आहूत होने वाला है, कहीं ना कहीं गैरसैंण विधानसभा के जितने भी मुद्दे हैं वो यहाँ पर निपटाए जा सकते हैं। जी चलिए ठीक है हितेश, लौट कर आऊंगा, बने रहिएगा। बैठक में सीएम धामी, प्रेमचंद अग्रवाल भी शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड की 10 महिलाओं को नंदा देवी वीरता सम्मान पाने वाली महिलाओं की सूची भी फिलहाल जारी की गई है। 1 नवंबर को होगा कार्यक्रम का आयोजन। वीरता और साहस के क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान ये मिला है। निधि विष्ट अनीता टम्टा को सम्मानित किया गया और तारा पांगती, गीता देवी, आशा देवी का भी नाम इसमें शामिल। 1 नवंबर को ये कार्यक्रम है, सम्मानित किया जाएगा उस दिन। वीरता और साहस के क्षेत्र में यह सम्मान निधि विष्ट अनीता टम्टा को सम्मानित किया जाएगा आने वाली 1 तारीख को। तारा पांगती, गीता देवी, आशा देवी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। 10 महिलाओं को नंदा देवी वीरता सम्मान। वहीं चंपावत के बनबसा में एकता दौड़ का शुभारंभ किया गया, जहां सीएम धामी ने एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम धामी भी दौड़ते हुए नजर आए। दरअसल राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता दौड़ का शुभारंभ किया गया। सीएम धामी ने पूरे प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि हम सभी ने मिलकर पीएम नरेंद्र मोदी के सपने एक भारत
श्रेष्ठ भारत का सपने को पूरा किया और सभी जाति धर्म के लोगों को एक होकर भारत को विश्व में एक नई पहचान दिलानी है। जब सभी जाति संप्रदाय के लोग एक होंगे तभी हमारा देश सबसे मजबूत होगा। मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके जन्म दिवस पर आज हम लोगों ने सीमांत क्षेत्र बनबसा में यहाँ पर स्कूल के बच्चों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ यहाँ पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी ने जहाँ सत्यनिष्ठा की, देश की एकता अखंडता का यहाँ पर संकल्प लिया, प्रतिज्ञा ली, वहीं हम लोगों ने यह भी संकल्प लिया कि जिस प्रकार से पूरे देश का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण किया था, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, चाहे वो हमारा ड्रग्स के प्रति जो लत आज के हमारे बच्चों में लग रही है, उस ड्रग्स से पूरी तरह से हम छुटकारा पाएंगे और 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाएंगे, ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाएंगे। यह संकल्प हमने लिया है। सहयोगी संजय पुंडीर लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। संजय, रन फॉर यूनिटी मतलब कि कैसे एकता बरकरार रखी जाए, समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम जो हो रहे हैं काबिले तारीफ। संजय, देखिए सागर, एकता दौड़ का आज जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है, कहीं ना कहीं एक तो ये सराहनीय कार्य है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपनी विधानसभा चंपावत पहुंचे हैं और यहाँ पर पहुंचकर जिस तरह जो यहाँ के शिक्षक है, छात्र हैं, एक उत्साह यहाँ पर दिखाई दिया है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है एकता, और उसी एकता के साथ आज यहाँ एकता दौड़ का शुभारंभ किया। हालांकि इस दौड़ को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर यहाँ शुभारंभ किया और दौड़ लगाकर यहाँ तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद युवाओं के साथ एक दौड़ लगा रहे हैं। कहा जा सकता है कि इस कार्यक्रम को लेकर कई दिनों पहले से ही तैयारियां चल रही थी और आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। सागर, संजय, कितने लोग शामिल हुए इस दौड़ में और सीएम धामी के अलावा और कौन से राज्य के मंत्री चेहरे जो सीएम धामी के साथ नजर आए आपको? विधायक के साथ साथ दो बीजेपी कार्यकर्ता है और स्थानीय जो युवा है वो इस कार्यक्रम में उन्होंने प्रतिभाग किया है। और इस कार्यक्रम को लेकर हम कई दिनों से लगातार देख रहे हैं कि एक भव्य तैयारी यहाँ पर चल रही है। कि हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा है चंपावत, यही वजह है कि यहाँ पर जो लोग दिखाई दे रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस दौड़ में यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ नेता भी प्रतिभाग कर रहे हैं। सागर जी, चल ठीक है संजय, बने रहिएगा, लौट कराऊंगा। वह हरिद्वार फुटपाथ के लघु व्यापार एसोसिएशन की जिला कार्य समिति की बैठक हुई। यह बैठक प्रथम स्मार्ट वेडिंग जोन के प्रांगण में हुई, जहां ईमेल के जरिए सीएम धामी शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को पत्र लिखकर हरिद्वार नगर निगम प्रशासन की ओर से विकसित किए गए महिला पिंक वेडिंग जोन के साथ किए गए सर्वे की सत्यापन की बात कही है। वहीं इस अवसर पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि हरिद्वार नगर निगम प्रशासन द्वारा रोडी बिलवाला में विकसित किए गए महिला पिंक वेडिंग जोन की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। जो है मैं समझता हूँ कि व्यापार संचालन के लिए खोला जाना चाहिए और लगातार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रयास कर रहा हूँ कि उनका समय सुनिश्चित हो जाए ताकि इसका लोकार्पण और उद्घाटन हो जाए, ताकि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, उत्तराखंड मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना का लाभ तमाम स्ट्रीट वेंडरों को और महिला सहायता समूह को मिल सके। इसको लेकर मैंने आज मेल किया है। सहयोगी संजय पुंडीर लगातार अपडेट दे रहे हैं। संजय, जिला कार्य समिति की बैठक, जिले की बेहतरी के लिए क्या क्या निर्णय लिए गए और क्या विचार विमर्श किया जा रहा है? यह एक बैठक उन व्यापारियों के लिए है जो छोटे वर्ग के व्यापारी हैं। हालांकि इस बैठक को लेकर जिस तरह से रेहड़ी पट्टी वाले जो व्यापारी हैं उनमें एक काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीते दिनों से राज्य सरकार इन व्यापारियों के लिए एक अच्छी पहल कर रही है। क्योंकि हरिद्वार जिले में इनके लिए एक अलग जोन बनाया गया है, पिंक जोन बनाया गया है। इसको लेकर यहाँ पे जिस तरह की इनको सुविधा दी जानी चाहिए वो भी लगातार मुहैया कराई जा रही है। कहा जा सकता है कि इसको लेकर अब जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो काफी उत्साहित यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सागर
व्यापारी वर्ग के लोगों की मांगे क्या क्या और कितने दिनों से वो अपनी मांगों को लगातार करते आ रहे हैं? संजय, देखिए सागर, यहाँ पर जिस तरह से एक वेडिंग जोन बनाया गया है, इस वेडिंग जोन में छोटे वर्ग के यानी रेडी पट्टी लगाने वाले जो व्यापारी हैं वो इसमें शामिल है। हालांकि इनको जिस तरह से शरण दिया चाहिए, यानी सरकार द्वारा जिस तरह से इनकी सहायता की जानी चाहिए, उन्हीं सब बातों को लेकर यहाँ पर जो यहाँ के प्रांतीय अध्यक्ष है, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि इन व्यापारियों के लिए कुछ भी हो सके, यानी अच्छा से अच्छा जो कदम है वो उठाया जाना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पहले ही इस वेडिंग जोन में कई तरह की सुविधा रखी गई है, इनको छोटा शरण भी यहाँ पर दिया जाएगा। सागर, चलिए ठीक है, बने रहेगा, लौट कराऊंगा। वहीं हरिद्वार की कारागार रोशनाबाद की जेल का आधी रात औचक निरीक्षण किया गया, जिसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। डीआईजी जेल के विके और जिलाधिकारी ने जेल का औचक निरीक्षण किया। जेल में बंद बदमाश सुनील राठी और भूमाफिया यशपाल तोमर को वीवीआईपी सुविधाएं दी जाने की सूचना मिली थी, जिसे लेकर जेल का निरीक्षण किया गया और पूरे मामले का डीआईजी ने जायजा लिया। जिलाधिकारी ने बदमाशों की बैरकों को खंगाला, लेकिन कैदियों की बैरक में कुछ खास नहीं निकला। डीआईजी और जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। जेल में बंद कैदियों को वीवीआईपी सुविधाएं, पूरे मामले का डीआईजी ने जायजा लिया कि आखिर कौन कौन से वो लोग हैं, और इसीलिए आधी रात को जेल का ये औचक निरीक्षण ये किया गया हरिद्वार में। ऋषिकेश के आंवला कैंडी की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन आग की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि आंवला कैंडी की फैक्ट्री अंकिता भंडारी हत्याकांड की मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की थी और फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में अब जुटी है कि आखिर ये आग कैसे लगी। संजय पुंडी लाइव बने हुए लगातार अपडेट दे रहे हैं। संजय, ताजा अपडेट क्या है? देखिए, अगर हम बात करें हत्याकांड को लेकर जो तमाम आरोपी रहे, उनके अगर इस तरह से जो तमाम कारोबार है वहां पर अगर आग लग जाती है अचानक, तो फिर सवाल कई खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये आग कैसे लगी। क्या जांच में कुछ अभी सामने आया क्या? बिल्कुल सागर, जिस तरह से पुलकित आर्य पर एक बड़ा आरोप लगा है और इस आरोप के चलते इसको जेल भेजा गया है। हालांकि इसके रिजोर्ट से सटी हुई इसकी आंवला कैंडी की फैक्ट्री है और यहाँ पर जिस तरह भीषण आग लगी है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस दौरान इसको जेल भेजा गया था उसी के बाद से ही इसका रिजोर्ट और ये फैक्ट्री को सील कर दिया था। हालांकि जब आग लगी तो आसपास पीएसटी और पुलिस पूरी तरीके से तैनात थी और हमारी प्रशासन से बात हुई है, पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, तो उनका यही कहना है कहीं ना कहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि जिस दिन से अंकिता हत्याकांड हुआ था उसी दिन के बाद से ही लगातार यहाँ पर पुलिस का पहरा है, तमाम यहाँ पर पुलिस फोर्स लगी है। कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवालिया निशान है, क्योंकि इस तरह से आग लगाना एक सवालों के घेरे में प्रशासन आता है। हालांकि हर पहलुओं पर जांच की जा रही है, तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। जांच में जो कुछ भी सामने आता है उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सागर, लेकिन शॉर्ट सर्किट तो वजह हो सकती है क्या? देखिए, पुलिस उस एंगल से भी जांच कर रही है, क्योंकि कई लोग देखिए आक्रोशित थे, गुस्से में थे इस पूरी घटना के बाद। क्या कोई संदिग्ध भी इस घटना को अंजाम दे सकता है क्या? संजय, बिल्कुल बिल्कुल सागर, अभी आसपास के सीसीटीवी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि वहां भारी पुलिस बल कई दिनों से लगातार वहां पर देखा जा सकता है और जिस वक्त आग लगी उस दौरान भी यहाँ पर जो पीएससी के जवान है वो तैनात थे और उन्हीं जवानों ने स्थानीय प्रशासन को बताया है कि यहाँ पर धुएं जैसी सुगबुगाहट है और धुएं लगने की सूचना है, क्योंकि जिस वक्त आग ने विकराल रूप लिया उस वक्त वहां पर प्रशासन पहुंच चुका था। हालांकि आग पर काबू पूरी तरीके से पा लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवालिया निशान है, क्योंकि हमने देखा है कि अंकिता हत्याकांड के बाद जिस तरह से राज्य सरकार द्वारा उसके रिजोर्ट पर भी एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, उसके बाद से ही लगातार जो लोग थे वो पूरी तरह आक्रोशित थे। हालांकि लोगों का कहना था कि कहीं ना कहीं जो सबूत है वो मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। अब उसी एंगल से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं फैक्ट्री में जिस तरह आग लगी है ये भी कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई साजिश ना हो। सागर, ठीक है संजय, बने रहिएगा, लौट कर आऊंगा। हर बार से देखिए अलग तो रही होगी, क्योंकि कोरोना काल के उस दौर के बाद बहुत दिनों बाद इस तरह की तस्वीरें दिखाई दी छठ के पावन पर्व पे। संजय,
देखिए सागर आस्था के महापर्व छठ की आज समापन हो गया है। हालांकि 28 तारीख से इस पर्व की नहाया खाया से शुरुआत हुई थी। उसके बाद से जो पतिव्रता महिला होती है वो व्रत रखती है। हालांकि 4 दिनों चलने वाले इस पर्व को लेकर जो पूर्वांचल समाज के लोग हैं वो खासा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। पहले यह पर्व सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मनाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे तमाम राज्यों में मनाया जा रहा है। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के हरिद्वार में भी कई दिनों पहले से ही जो आसपास के घाट है वो पूरी तरह सजे हुए हैं। यहाँ के जो परंपरा के अनुसार जो नियम है उन्हीं को विधिवत यहाँ पूजा पाठ की जा रही है। छठी मैया को यहाँ मनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि इस पर्व को सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित यह पर्व बड़ा इसकी मान्यता होती है। इसी को लेकर जो यहाँ लोग हैं वो तमाम घाटों पर पूजा पाठ कर रहे हैं। और आज जिस तरह से इस पर्व का समापन हुआ है, आज उगते सूर्य को आरती देकर इस पर्व के समापन हुआ है, तो कहा जा सकता है कि लोगों में यहाँ काफी उत्साहित दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हम बता दें करीब 2 सालों तक कोरोना काल रहा है, ऐसे में लोगों ने अपने घरों में ही रहकर इस पर्व को मनाया है, लेकिन उसके हिसाब से इस बार जो लोग हैं वो खासा उत्साहित दिखे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे सभी स्थिति सामान्य हो रही है। लोग अपने त्योहारों को मना रहे हैं। सागर, जो प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए थे घाटों पर, क्या वो बेहतर लगे हर बार की अपेक्षा? क्या वो काफी नजर आए संजय? देखिए सागर, अगर हरिद्वार के तमाम घाटों की बात की जाए तो यहाँ पर कई दिनों पहले से ही हरिद्वार जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि सुरक्षा में कोई भी यहाँ पे चूक ना हो। हालांकि एसएसपी हरिद्वार ने लगातार ही पुलिस बल यहाँ तमाम घाटों पर तैनात किया था। अगर आज सुबह की बात की जाए तो भीड़ को देखते हुए भी यहाँ पुलिस बल तैनात था। सागर, चलिए शुक्रिया संजय पूरी जानकारी के लिए। वहीं रुड़की में इलाज के दौरान मरीज की मौत का एक मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो गई। दरअसल मरीज को हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने के लिए एडमिट किया गया था। परिजनों का कहना है कि सभी जांच नॉर्मल थे। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, जहां पर ऑपरेशन किया गया। फिर उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। आधे घंटे के बाद डॉक्टरों ने बताया कि मरीज की हार्टबीट बढ़ गई, जिस कारण मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने मामले की जांच अब फिलहाल शुरू कर दी है और गिरफ्तारी की मांग भी अब परिजनों के द्वारा की जा रही है। तो मेरी सिस्टर कल शाम से यहाँ पे एडमिट थी, जिसको बच्चादानी में रसोली थी और उसके ऑपरेशन के लिए कल से यहाँ पे एडमिट थी। डॉक्टर ने बोला कि हम कुछ देर अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद हम ऑपरेशन कराएंगे। तो अपना बीपी शुगर जो भी है चेक करते हैं, वो सब चेक किया। 11:30 बजे, 11:15 साढ़े 11 बजे के आसपास इनकी एक टीम आती है कि उनको ऑपरेशन के लिए अंदर ले जाना है। तो 11:30 बजे ये अंदर ले गए। वो अपने आप चल के रूम नंबर 101 में थी वो एडमिट। रूम नंबर 101 से ऑपरेशन थिएटर तक वो अपने आप गई है चल के। उसके बाद 10-15 मिनट बाद जो यहाँ पे डॉक्टर मनीषा मैम है, उन्होंने हमको बुलाया कि उनको कुछ कार्डियो में कोई प्रॉब्लम आई है। मैंने अभी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया, लेकिन एनेस्थीसिया देने के बाद उनको कोई कार्डियो में दिक्कत आई है और वो हमने डॉक्टर आशीष गुप्ता जी को बुलाया है। उसके बाद इन्होंने और डॉक्टर बुलाए, मेरे को उनके नाम नहीं पता है। उसके बाद इन्होंने 15 से 20 मिनट बाद फिर हमको अंदर बुलाया कि हमने बहुत सारी कोशिश करी, लेकिन इनकी हार्ट बीट वापस नहीं आई है। बस ये सारा जो भी मामला था ये 30 से 35 मिनट का था और इस 30-35 मिनट में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब मेरे को ये चाहिए कि हॉस्पिटल से लापरवाही क्या हुई कि एनेस्थीसिया देने के बाद ऑपरेशन भी स्टार्ट नहीं हो पाया और उससे पहले ही वो रुड़की के गणेशपुर में खाटू श्याम मित्र मंडल की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां संस्था के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 16 नवंबर को रुड़की के नेहरू स्टेडियम में भव्य खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कोलकाता से बाबा का भव्य श्रृंगार और चंडीगढ़ से बाबा का भव्य दरबार आएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा की नगरी रुड़की में इस बार भव्य आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम में सालासर बालाजी से महाराज राम पुजारी और सहारनपुर से आचार्य श्री अजय किरण महाराज उपस्थित होंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कार्यक्रम में भजन संध्या में जयपुर से मशहूर भजन गायक मुकेश बांगड़ा और लुधियाना से कुश कन्हैया अपनी प्रस्तुति देंगे। श्री खाटू श्याम भजनोत्सव 2022 का आयोजन इस वर्ष 16 नवंबर दिन बुधवार को साढ़े 7 बजे से प्रभु इच्छा तक चलेगा। इसी के उपलक्ष्य में 13 तारीख को भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें दिल्ली से मशहूर बैंड जिया बैंड, सहारनपुर से पंजाब बैंड, महाराजा बैंड और रुड़की से
सोनू बैंड और सोनी बैंड के साथ साथ मथुरा से शहनाई वादन भी आएंगे और जो मुख्य रूप से बाबा का रथ आएगा वो भी दिल्ली से ही आएगा और घुड़सवारियों के साथ एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा का संचालन बाबा की कृपा से किया गया है।